Okay, let's start the class. We are doing question number 18 from the past papers. The topic is depreciation. Okay. Now let's read the question. V Limited owns various non-current assets. Non-current assets depreciate due to a number of factors, including wear and tear. State two other reasons other than wear and tear why the non-current assets depreciate. देखो नॉन करंट एसेट क्यों डिप्रिशिएट होते हैं उसके रीजन बताने हमें अदर देन वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम कोई चीज यूज करते हैं, जाहिर है थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, थोड़ा सा जंग लग जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, कलर फेड हो जाता है, उसको वेयर एंड टेयर कहते हैं कि पहनने से या यूज करने से वो खराब हो जाए। ठीक है, अब अदर देन वेयर एंड टेयर क्या रीजन हो सकते हैं? एक रीजन मैंने लिखवाया है आप लोगों को, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेंस मींस आउटडेटेड चीज हो जाना, यानी कि जब कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मींस कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मैंने बता दिया आप लोगों को कि जाहिर है व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड द वैल्यू ऑफ ओल्ड रिड्यूसेस। ये ऑब्सोलेंस की एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम की वजह से भी डेप्रिशिएट हो जाते हैं नॉन करंट एसेट। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है एक नॉन करंट एसेट लाइक लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस जो होता है उसका क्या होता है कि अगर टाइम गुजर गया, एक सर्टेन 10 साल का लाइसेंस है, अगर 1 साल गुजर गया तो क्या होगा? थोड़ी सी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। ठीक है ना, अगर एक लाइसेंस था 50 लाख का 10 साल के लिए, तो 1 साल का 5 लाख हो गया, 1 साल गुजर गया तो लाइसेंस की वैल्यू कितनी रह गई? 45। ठीक है, तो ये इसका जो है क्या कहते हैं, दो रीजन हो गए हमारे अदर देन वेयर एंड टेयर। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग लिख सकते हैं। पार्ट बी में बोला हुआ डिस्क्राइब द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो चीज एक मरतबा अडॉप्ट कर ली, एक पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी बना ली, उसको बार बार अननेसेसरली चेंज नहीं करना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या? इट मींस अकाउंटिंग पॉलिसीज वंस अडॉप्टेड शुड नॉट बी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। Method of depreciation once chosen should not be changed from year to year. एक दफा आपने चूज कर लिया स्ट्रेट लाइन मेथड मोटर व्हीकल पे फॉर एग्जांपल, या फर्नीचर पे स्ट्रेट लाइन मेथड, अब वो हर साल बार बार हर थोड़े दिनों बाद चेंज नहीं कर सकते। जो चीज आपने, जहां आपको चॉइस मिली हुई है वहां आपने एक चीज एक्वायर कर ली, अब आप बार बार चेंज नहीं करोगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है ना। क्यों फरहान, अम्मी तुम्हें लेके जाएंगी, बेटा ये 4 लड़कियां हैं इसमें से एक पसंद कर लो, अब तुम शादी कर लोगे किसी एक से, तो बार बार चेंज नहीं कर सकते। एक लाइफ में डिसीजन ले लिया है तो आप कंसिस्टेंट रहना है उसके ऊपर जिंदगी भर। तो यही अकाउंटिंग भी आपको यही जो सिखा रहा है। अब जरूरत नहीं है एक अगर वो तुम अलग जो है कहते हैं, लगता है किसी को फॉलो कर रहे हो, कि आजकल जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोट कर रहे हैं कि आप जो है मल्टीपल वजह, पहले एक तो संभाल लो फिर बात करना। भी फिलहाल एक आई नहीं है अभी, जरूरी थोड़ी है एक के साथ। द कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31st December। ओके, आगे पढ़ लेते हैं क्या है। प्रॉपर्टीज वाज परचेज्ड ऑन 1st January 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ 850,000। प्रॉपर्टीज डेप्रिशिएटेड एट 5% per annum। On 1st January the director decided to revalue the property at 1200,000। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो जरा, रूल क्या है? जब भी किसी एसेट को आप रीवैल्यू करते हो ना, तो आप कभी भी कॉस्ट प्राइस से रीवैल्यू नहीं करते, इसको नेट बुक वैल्यू से रीवैल्यू करते हो। क्या मतलब है? इसकी कॉस्ट है 8.5 लाख, 8,50,000, और लेके जाना तो 12 लाख के ऊपर, तो हमारी रिवैल्यूएशन हुई है 3.5 लाख से। रिवैल्यूएशन नहीं होगी, रिवैल्यूएशन इस तरह से होगी, पहले आप देखोगे आपने कितना डिप्रिशिएट किया। जब भी किसी एसेट को रिवैल्यू करते हैं ना, उसका डेप्रिसिएशन पहले पूरा जीरो करना पड़ता है। अगर हम देखें कितने साल यूज किया हमने, 1st January 2019 को खरीदा था, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 2 सालों की डेप्रिसिएशन निकालो पहले। 850,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितनी है? 5%। कितना होगा? 850,000 का 5% कितना होता है? कैलकुलेट करें और मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दो उसको ना, 2 सालों के लिए, ये तो 1 साल का आएगा ना। हाँ, 850,000 का 5% मल्टीप्लाई बाय 2, 85,000। ठीक है, 85,000 का आपका हो गया। अब आपने जो है ना कहते हैं 850,000 में से पहले 85,000 माइनस करो, तो आपके पास आ जाएगी नेट बुक वैल्यू, यानी कि एसेट की इस वक्त वैल्यू है 765,000। ठीक है, ये एसेट की वैल्यू है।
अब आपने क्या करना है, इसको रीवैल्यू करके लेके जाना है 1200,000 पर। देखो 765 से लेकर आप जा रहे हो 1200,000 तक, 765 से 1200,000 तक, तो मतलब ओवरऑल कितना रीवैल्यू हो गया, यूं देखो जरा, 435,000 हो गया रीवैल्यू। मतलब अब आपने इस तरीके से करना है। डबल एंट्री कैसे बनेगी इसकी, जरा बना के आपको बता रहा हूँ। देखो डबल एंट्री इस तरीके से बनेगी कि आप डेबिट करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 85,000, प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉपर्टी आप डेबिट करोगे, प्रोविजन फॉर, सही कर लेता हूं उसको, प्रॉपर्टी आप डेबिट करोगे आप 350,000 से, और रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा आपका, क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये हो जाएगा 435,000 से। ठीक है, आपको समझ आ रही बात। देखो जब भी एसेट रीवैल्यू होता है तो अपनी नेट बुक वैल्यू से रीवैल्यू होता है, मतलब जो रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है वो नेट बुक वैल्यू और नई वाली जो वैल्यू रीवैल्यूएशन वैल्यू उसको कंपैरिजन में होता है। प्रॉपर्टी की रीवैल्यूड अमाउंट हो गई 12 लाख, ठीक है, और उसकी जो है राइट नाउ कितनी वैल्यू थी, 8.5 लाख, तो उसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट में 3.5 लाख ऐड हो गया, और डेप्रिसिएशन जितना भी था वो जीरो हो गया डेप्रिसिएशन। अगर मैं आपको समझाने के लिए एक चीज और बताऊं, यहाँ बोला नहीं क्वेश्चन में करने को, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर हम ये देखें, पहले जो एसेट था ना हमारा, उसकी जो कॉस्ट थी डेप्रिसिएशन एंड नेट बुक वैल्यू, पहले हमारे एसेट की कॉस्ट थी 850,000, डेप्रिसिएशन था 85,000 का, नेट बुक वैल्यू हो गई 765,000। अब एसेट की जो वैल्यू हो गई वो 1200,000, डेप्रिसिएशन जीरो, और नेट बुक वैल्यू भी 1200,000। ठीक है, रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट जो है हम खर्च तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये प्रॉफिट कैश की फॉर्म में तो नहीं है। हमने खाली सोचा कि हमारा एसेट इतने का था, अब इतने का हो गया, तो हाथ में पैसे तो नहीं है ना, बेचा तो नहीं है ना अभी तक। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है ना, इट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। ये जो होता है ना, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाता है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता। ये प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन जो है ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट है, बिकॉज इट इज अ कैपिटल रिजर्व। दो तरह का, आगे जाके कंपनी अकाउंट पढ़ोगे ना तब इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। दो तरह के रिजर्व होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व होते हैं जो हम खर्च कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व होते हैं जो खर्च नहीं कर सकते। रिजर्व जमा हो गया, जमा हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जा रहा है, क्योंकि कैश की फॉर्म में नहीं है रिजर्व हमारे पास। ठीक है ना, ये दिस कैन नॉट बी स्पेंड। अच्छा भाई, ये हमने जर्नल एंट्री बना ली, बाकी ये काम जो मैंने किया है ये एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ वर्किंग आप लोगों को समझाने के लिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ये लिखना है आपको, ये वर्किंग ना, 850,000 का एसेट था, 5% डेप्रिसिएशन 2 ईयर्स की करी हमने, ये हो गई 85,000। 850 में से 85 माइनस किया, 765 आ गया। बिल्कुल प्रूडेंस के तो अगेंस्ट है, इसीलिए तो प्रूडेंस ने एक जगह से रोक दिया ना, खर्च नहीं कर सकते बस। इसको आप इस मैसेज से डिविडेंड नहीं दे सकते शेयर होल्डर्स को, ना ही ओनर विड्रॉइंग कर सकता है इन पैसे से, ना ही इसको इनकम स्टेटमेंट डाल सकते हैं, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में जा रहा है। अच्छा भाई, आगे चलते, जर्नल एंट्री वाला काम तो हो गया, अब हमें क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019 at a cost of 140,000. Furniture and equipment is depreciated at 10% per annum using reducing balance method. On 1st September 2021, the director sold furniture and equipment which had cost 21,000. ओके, सारी की सारी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या करना है इसके अंदर, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, रिक्वायर्ड क्या तरह पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। अब चार्ज फॉर द ईयर निकालना है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का।
फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कब खरीदा हमने? 1,40,000 का 2019 में, ठीक है। और अब ये हो रहा है 2019 में कोई चेंजेस नहीं हुई, 20 में कोई चेंजेस नहीं, 2021 में क्या हुआ है, हमने जो है फर्नीचर सोल्ड कर दिया 1 सितंबर को 21,000 का, ठीक है। चले अब मैं वर्किंग कर रहा हूँ उसकी, जरा देखें हमें जो है, अगर कैलकुलेट द चार्ज फॉर द ईयर बोला हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा मेरा? बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर हम देखें तो हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी होगी फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की? 140,000, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया है, क्या कहते हैं, कुछ हमने एडिशन, कुछ फर्नीचर ही बेचा भी है। अच्छा, ये वाली चीज कॉस्ट हो गई। डेप्रीसिएशन कितनी होगी इसकी? 2 साल गुजर गए हैं, 140,000 के हमारे एसेट्स हैं, इसकी 2 साल की डेप्रिसिएशन जरा माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 140,000 के ऊपर पहले तो लगाओ परसेंटेज 10%, कितना हो गया? 14,000। अब 14,000 को माइनस करो, यहाँ जगह कम है, मैं नीचे वर्किंग कर लेता हूँ। चलो मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, 140,000 का एसेट है मेरा, 10% लगाओ, 14,000 हो गया। 126,000, फिर से 10% लगाओ, फिर से माइनस करो, हाँ जी। क्या आएगा बताएं? 113,400, ये आ गई आपकी नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू किस डेट को? एट 1 जनवरी 2021। ठीक है, यहाँ तक सब मेरे साथ में, दोबारा समराइज करता हूँ अपनी बात को। देखो अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इन्होंने बोला हुआ है कैलकुलेट चार्ज फॉर द ईयर। देखो चार्ज फॉर द ईयर कैसे निकलेगा? पॉलिसी क्या है पहले तो ये देखो, ईयर एंड पॉलिसी है। ईयर एंड पॉलिसी में चार्ज फॉर द ईयर कैसे निकलता है? अगर ये लास्ट क्लास में हमने, याद है वो आपको डिस्कस किया था, लास्ट 2 क्लासेस में हमने यही किया है। अगर हमारा ईयर एंड पॉलिसी हो तो क्या होता है, एसेट का जो बैलेंस सीडी होता है उसको मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का रेट कर देते हैं, ऐसा ही होता है। थोड़ा रिकॉल करें, ईयर एंड पॉलिसी में क्या कर रहे थे हम? ईयर एंड पॉलिसी में जो राइट साल के आखिर में जितने एसेट्स हैं हमारे पास, उनको डेप्रिसिएशन के रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चार्ज फॉर द ईयर आ जाता है। लेकिन ये क्या, उसमें एक बात और है, इसमें एक और बात ये है कि यही चीज बैलेंस सीडी किसका लें? ये बैलेंस सीडी हम एसेट का लेंगे जब स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, और नेट बुक वैल्यू लेंगे जब क्या होगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम होगा जब। आई रिपीट वंस अगेन, अगर आपके पास जो है कहते हैं बैलेंस सीडी किस चीज का बैलेंस सीडी ले? तो एसेट का। अगर कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो एसेट की कॉस्ट पे लगता है। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फिर नेट बुक वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो बैलेंस बीडी भी लेंगे, बैलेंस सीडी भी लेंगे, नेट बुक वैल्यू का लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है, नेट बुक वैल्यू तो मेरे पास आ गई किसकी, लेकिन साल के शुरू की। ड्यूरिंग द ईयर जो एसेट खरीदा है वो ऐड कर दो, जो एसेट बेचा है वो माइनस कर दो, तो बैलेंस सीडी आ जाएगा। साल के शुरू में मेरे पास 113,400 के एसेट्स मौजूद थे। मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई नया एसेट तो नहीं खरीदा, मेरे ख्याल से कोई परचेज के बारे में बताया हुआ नहीं ना। ये परचेज तो हमने जन 2019 में किया था। हमने एक एसेट बेचा है 21,000 का, लेकिन हम 21,000 नहीं लेंगे, हम उसकी भी नेट बुक वैल्यू लेंगे जो एसेट सेल की है। इस बात को मेरी समझ रहे हो? क्योंकि हमें यहाँ पर नेट बुक वैल्यू चाहिए ना, तो ओपनिंग स्टार्टिंग की भी नेट बुक वैल्यू, जो बेच रहे हैं उसकी भी नेट बुक वैल्यू माइनस करो, ताकि जो वैल्यू आ जाए बची हुई रिमेनिंग वैल्यू भी नेट बुक वैल्यू की टर्म्स में ही आए। अब ये एसेट कितने का? आपका 21,000 का, 21,000 का एसेट है। इसके ऊपर कितने सालों की डेप्रिसिएशन लगाएंगे? इसको खरीदा कब था हमने? 2 साल पहले। 2 साल की डेप्रिसिएशन में से माइनस करो, 10% लगाओ पहले, 2100 आ जाएगा, माइनस करो 18900, फिर से 10% लगाओ, 1890 को माइनस करो। ये आपके 2 साल के बाद की नेट बुक वैल्यू आ गई है। पूरे पूरे लेने हैं क्योंकि वो है ना ईयर एंड पॉलिसी है।
ईयर एंड पॉलिसी में आपको पूरे पूरे साल लेना होता है। देखो गौर से पढ़ो जरा, ईयर एंड पॉलिसी का क्या मतलब है। लास्ट 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 2 क्लासेस से हम कर रहे हैं ईयर एंड पॉलिसी क्वेश्चन। देखो जरा यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गौर से पढ़ें। A full year depreciation is charged in the year of purchase, but none in the year of disposal. ईयर एंड पॉलिसी में क्या होता है, पहले साल को पूरा काउंट किया जाता है, आखिरी साल को काउंट करते ही नहीं, महीनों का हिसाब ही नहीं करना होता। पहले साल पूरा काउंट करो, आखिरी साल जीरो काउंट करो, महीनों का हिसाब भूल जाओ। ठीक है, तो 17010 हो गया। 17010 को हम करेंगे माइनस, क्योंकि ये डिस्पोजल हो गया। अगर कोई एडिशन होता है उसको ऐड कर लेते, एडिशन है नहीं क्वेश्चन में। बताएं जरा क्या वैल्यू बनेगी। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग है भाई ये रेयर एंड पॉलिसी। ये जितने भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के क्वेश्चन आते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होता है। 9639। अब ये वो वैल्यू आ गई जिसके ऊपर हम परसेंटेज लगा के अपने डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। ये हमारी क्या आ गई, दिस इज द नेट बुक वैल्यू, जिसके ऊपर परसेंटेज लगाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर परसेंटेज क्या है हमारी, 9639। ये हमारा आएगा चार्ज फॉर द ईयर। जब वापस से मैं पूरी बात को समराइज कर देता हूँ। देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चार्ज फॉर द ईयर। ठीक है, आप सबको पता है चार्ज फॉर द ईयर कैसे निकलता है। चार्ज फॉर द ईयर के लिए, बिकॉज ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, ईयर एंड पॉलिसी है। ईयर एंड पॉलिसी में चार्ज फॉर द ईयर के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस सीडी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। लेकिन बैलेंस सीडी किस चीज का, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो कॉस्ट का बैलेंस सीडी, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो जो है नेट बुक वैल्यू का बैलेंस सीडी। ठीक है, इन्होंने आपसे ऊपर जो है वो कॉस्ट का टी अकाउंट तो बनवाया भी नहीं है वैसे डायरेक्ट। अब बात ये है कि हमने क्या करना है, हमने ये देखा कि भाई बैलेंस मतलब नेट बुक वैल्यूज पे चलना है। तो 1,40,000 के हमारे एसेट्स थे, 2 साल डेप्रिशिएट हो गए, 2 सालों के बाद उनकी वैल्यू बच गई 1,113,400। यानी कि 1 जनवरी 2021 को हमारे एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी है, 1,113,400। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू। जो एसेट बिक गया है उसकी भी नेट बुक वैल्यू। जो एसेट बिक गया है उसकी कॉस्ट थी 21,000, 2 साल इस्तेमाल किया, नेट बुक वैल्यू बची 17010। जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है ना, हम नेट बुक वैल्यूज पे चल रहे होते हैं। ओपनिंग बैलेंस भी नेट बुक वैल्यू का लिया, और माइनस जो बिक रहा है उसको भी नेट बुक वैल्यू पे माइनस किया। अब जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। दिस इज ऑल्सो एनबीवी, इसके ऊपर हम परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं 10%। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9639। चलें, लेट्स start the last part. Motor vehicles were purchased on 1st January 2020 at a cost of 84,000। ठीक है, ये मोटर व्हीकल्स टोटल सारी मोटर व्हीकल्स की बात हो रही है। Motor vehicles are depreciated at 20% per annum using reducing balance method. Okay. On 1st November 2021, a new motor vehicle was purchased at a cost of 44,000. A check for 17,000 was paid for the vehicle, and the balance was covered by the part exchange of a vehicle which had cost 40,000। क्या बोल रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि ऑन 1st नवंबर न्यू मोटर व्हीकल परचेज की हमने, कितने की, 44,000 की। एक चेक हमें रिसीव हुआ है, चेक फॉर 17,000 वाज पेड फॉर द व्हीकल एंड बैलेंस वाज कवर्ड बाय द पार्ट एक्सचेंज। देखो चेक 17,000 का दिया है, 44 माइनस 17,000 कर लो, 27। यानी कि पुरानी व्हीकल जो बेची है वो 27,000 की बेची है। अच्छा, अकाउंटिंग का एक रूल ये है कि जो हम एक पार्ट एक्सचेंज वगैरह करते हैं ना, इनको 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन को ट्रीट किया जाता है। मतलब ये नहीं बोलेंगे, कोई पार्ट एक्सचेंज का कोई सीन नहीं है। आप ये बोलोगे कि भाई जो है ये पुरानी व्हीकल 27 में बेची और नई व्हीकल 44 में खरीदी, डिफरेंस के अमाउंट की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अलग अलग करना है। पुरानी व्हीकल 27 की बिकी है, हमें जो डिस्पोजल अकाउंट बनाना है वो पुरानी व्हीकल के लिए बनाना है। तो बहुत आसान हो गया, डिस्पोजल अकाउंट की 2 चीजें दोनों मिल गई हैं। अगर हम डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं पार्ट ई में, ये 2 चीजें हमें मिल गई, कॉस्ट मिल गई और सोल्ड फॉर वाली वैल्यू मिल गई। जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट थी 40,000। यहां आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर आएगा बैंक। बैंक में कितना आएगा, 17,000, 27,000 सॉरी। देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें जो है कहते हैं निकालना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हम निकालेंगे। देखो ये एसेट जो है ये खरीदा कब था हमने, 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, 2020 हो गया, 21 हो गया।
बल्कि एक ही साल कंसिडर होगा 2020, 21 में तो बेचा है ना, ईयर ऑफ सेल में तो लिखना ही नहीं है, वो ईयर एंड पॉलिसी है यहाँ पर भी। ठीक है, तो एक साल की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 40,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज क्या है, 20%। 8,000 की डेप्रिसिएशन हो गई। बाकी का देख लेंगे, गेन हो रहा है लॉस, बैलेंसिंग फिगर इज गेन और लॉस। लॉस हो गया ना 5,000 का। आई रिपीट वंस अगेन, देखो वैल्यूज कहाँ से मिल रही हैं, सारी यहाँ नजर आ रही है हमें। देखो क्या बोला हुआ है, द बैलेंस वाज कवर्ड बाय पार्ट एक्सचेंज ऑफ व्हीकल विच एट कॉस्ट 40,000, मतलब जो व्हीकल बेची है वो कितने की थी, 40,000 की। कब खरीदी थी हमने, 1 जनवरी 2020 को, मतलब एक साल पहले, एक साल की डेप्रिसिएशन लगा ली उसकी। ठीक है ना, और कॉस्ट भी लिख दी हमने। और फुल ईयर, ये डेप्रिसिएशन इज चार्ज फुल इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इसका मतलब होता है ईयर एंड पॉलिसी है। ईयर एंड पॉलिसी में नंबर ऑफ मंथ्स काउंटिंग नहीं होती, एक साल की पूरी पूरी बस काउंटिंग हो गई। ठीक है, दिस इज मशीनरी डिपो डिस्पोजल अकाउंट। देखो ये एक जगह इन्होंने मुश्किल किया था, तो यहाँ थोड़ा इजी कर दिया, ओवरऑल क्वेश्चन को बैलेंस कर दिया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है, अब बोल रहे हैं कुछ आराम, छोटा सा एक थ्योरी पार्ट है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो हमने कर लिया वो, उसमें और कोई पार्ट है नहीं है, बस क्वेश्चन इज कंप्लीट। आप लोगों को पिक्चर लेनी थी, पिक्चर लेने चले।